आज जिस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा कैपिटल अकाउंट से। तो आइए समझते हैं कैपिटल अकाउंट्स। जब बात कैपिटल अकाउंट्स की आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की भी बात आती है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country and the rest of the world। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके कारण एक चेंज हमें देखने को मिलता है, वो चेंजेस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स जो है वो बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज लाता है। और इससे पहले भी हमने कैपिटल अकाउंट्स के बारे में ये जिक्र किया था कि ये जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ही अफेक्ट करता है। और एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स आर दोज थिंग्स विच आर इन द पोजीशन ऑफ द ओनर। जो ओनर के पोजीशन में वो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एसेट्स कहलाती हैं। वाइल लायबिलिटीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग, मतलब एक ये तरह से जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करनी है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है तो ये बेसिकली ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं हमारी कैपिटल अकाउंट से। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कैपिटल अकाउंट्स के, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये तीनों के तीनों इसके कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड के बारे में। अगर हम बात करें बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जब भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर बोरो करेगी या फिर लैंड करेगी, इन दोनों ही केसेस में उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। अगर बोरिंग है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और अगर लैंडिंग है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। दैट मीन्स कि डेबिट आइटम्स इज द नेगेटिव आइटम्स वाइल क्रेडिट साइड इज द पॉजिटिव साइड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है हमारे लिए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसका क्या केस है। तो लेट्स सी, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड की, तो यहाँ पे जो भी इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर वो इंडियन कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट अगर वो करती है किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो डेबिट साइड में होती है, डैट मीन्स की निगेटिव साइड पे। और अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो उस केस में ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे तीसरी जो बात आती है वो आती है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। तो जब हम बात करते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक फाइनेंशियल एसेट्स होता है गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल बैंक के पास रहता है। और जो दूसरी बात है वो ये कि अगर इसमें से विड्रॉल होता है तो उसे हम पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर इसमें किसी तरीके का एडिशन होता है तो उसे हम निगेटिव साइड डैट इज कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक अकाउंट्स का अपना एक प्रिंसिपल है। और अकाउंट्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी के पास भी अगर एसेट्स है और एसेट्स अगर कम हो रहा है, डैट मीन्स कि विड्रॉल हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है। और अगर एसेट्स हमारा बढ़ रहा है तो फिर वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें बोरिंग एंड लैंडिंग की टू एंड फ्रॉम अब्रॉड के बारे में, तो यहाँ पे एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये कि अगर बोरिंग हो रही है किसी भी तरीके से, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट कोई भी अगर बोरो करता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। बिकॉज अगेन कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, बिकॉज ये लायबिलिटी मानी जाती है। तो कैपिटल का बढ़ना
लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। दैट्स वाई जो भी हमें बाहर से अब्रॉड से पैसे मिलते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लोन, जिसे हम बोरो भी कहते हैं, तो वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में आते हैं। साइमल्टेनियसली रिसिप्ट ऑफ सच लोन एंड रिपेमेंट्स ऑफ लोन, अगेन हमारा रिसिप्ट ऑफ जो लोन होगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और रीपेमेंट ऑफ लोन के बारे में हम ये कह सकते हैं जो हमें रीपेमेंट होता है लोन वो भी क्रेडिट साइड में ही जाता है। इसके पीछे का रीज़न है वो ये कि हमारा जो कैपिटल है वो राइज कर जाता है। जब भी रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो हमारा कैपिटल राइज करेगा, और वी नो इट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि जब भी कैपिटल राइज करता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि जो हमारे जो भी एडवांसेस हैं या जो हमने लैंडिंग की हुई है प्राइवेट सेक्टर के या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी अब्रॉड में हमने की हुई है, तो वो सारे के सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम नेगेटिव साइड भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो एक रूल है हमारा, ये बोरिंग एंड लैंडिंग के केस में रन करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो इन्वेस्टमेंट जब हमारी कंट्री में होता है तो इसे हम पॉजिटिव क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो रूल कहता है वो यही कहता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो कैपिटल माना जाता है, और ये जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम देखें भी तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा कि जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो असल में जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। दैट्स वाई। दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, अगर हमारे कंट्री में आता है, तो ये डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का भी रूल यहाँ पे वर्क करता है। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट्स की, तो हमारा आता है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट और दूसरा डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट तब होता है जब क्रेडिट आइटम्स जो है डेबिट आइटम से ज़्यादा होता है, और ये इंडिकेट करता है नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। वाइल डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द शोज आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम से ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को यहाँ देखने को मिलती है कि करंट अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कंट्री के इनकम में चेंज लाते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट जो है वो बेसिकली कैपिटल स्टॉक से रिलेटेड होता है। तो अब हमें समझना ये है कि कैपिटल स्टॉक आखिर होता क्या है। अगर बात करें कैपिटल स्टॉक की, तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। यहाँ पे कैपिटल स्टॉक से जो हमारे एक मतलब निकलता है वो रेफर करता है शेयर्स को। तो जो शेयर्स में चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अब अगर हम समझे कि शेयर्स का कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, तो जो भी हम एसेट्स की या फिर लायबिलिटीज जो हुई होती है, एसेट्स की परचेजिंग सेलिंग करना हो या फिर लायबिलिटी जो बढ़ती और घटती है, वो शेयर्स के फॉर्म में ही होती है। अगर देखा जाए तो जो भी इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है कैश का, वो डायरेक्ट कैश के फॉर्म में पेमेंट या फिर रिसीविंग ना हो कि ये सारा का सारा उस कैश से कहीं ना कहीं शेयर की परचेजिंग और सेलिंग होती है, जिसके बाद कैपिटल स्टॉक में हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो भी हम इसके कंपोनेंट्स पर भी देख लें, अगर हम बात करें बोरिंग एंड लैंडिंग की या इन्वेस्टमेंट की या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो जो भी यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो सारा का सारा जो है वो शेयर्स को या तो बढ़ाता है या फिर शेयर्स को घटाता है। तो यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कैपिटल स्टॉक हम लोग को समझना होगा कि कैपिटल स्टॉक इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके दूसरे आइटम्स की, तो जो यहाँ पे बात कही गई है कि
करंट अकाउंट जो है वो इंक्लूड करता है विजिबल ट्रेड्स को प्लस इनविजिबल ट्रेड्स को प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर प्लस इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट। और दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड प्लस इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड प्लस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स के बारे में। तो लेट्स सी। Autonomous items are those international transactions that take place for profit maximization. These items are also known as above the line items. Autonomous item की अगर हम बात करें तो autonomous का मतलब ही होता है फ्री होना या फिर कंट्रोल में ना होना। अगर लिटिल मीनिंग हम इसकी देखें तो ये होता है कहीं ना कहीं above the control, जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे थोड़ी सी बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट ईयर का कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है या फिर उसे कहीं ना कहीं डेफिसिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट अपने इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने की कोशिश करती है और बहुत सारे स्टेप्स लेती है। बट ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के साथ ही अराइज करते हैं। इसे जरा भी मतलब नहीं होता कि एक करंट ईयर का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। इन्हें अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तभी ये किसी तरीके के ट्रांजैक्शन करेंगे, अदरवाइज फिर इन्हें किसी तरीके के ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट से इनका कोई लेना देना फिर नहीं होता। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक प्रेशर होना चाहिए वो इसके ऊपर काम नहीं करता है। जब भी प्रॉफिट अर्न करना होगा तो ये ट्रांजैक्शन होता है, अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर ये ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ऑटोनॉमस आइटम के केस में समझनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में तो एकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस आइटम्स के सरप्लस और डेफिसिट को कवर करते हैं। Accommodating items are those international transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction. These items are also known as below the line items. तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह के आइटम्स होते होंगे और वो इनका वर्क बेसिकली होता क्या है। तो आइए हम अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो यहाँ पे एक हमारा ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में एक डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अबव द लाइन आइटम्स और बिलो द लाइन आइटम्स, जो यहाँ पे अल्टरनेट नेम्स में दिया गया है। जब बात अबव द लाइन आइटम्स की आती है तो इसे हम अबव द लाइन कहने का रीज़न ये है कि बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज फर्स्ट टाइम बिफोर कैलकुलेटिंग डेफिसिट एंड सरप्लस। इसे जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट और सरप्लस निकालने से पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से कहीं से भी कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए बाद में रेक्टिफाई करने के लिए हमें एकोमोडेटिंग आइटम्स का हेल्प लेना पड़ता है। और यही रीज़न है कि एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम लोग बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो इन 3 टॉपिक्स पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।